हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में निषेचन। इससे पहले हमने पढ़े थे अंड जनन और शुक्र जनन, युग्मकों का निर्माण। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर और आएगा, ये है निषेचन। अब बात करें निषेचन क्या होता है। निषेचन होता है दो प्राक केंद्रकों का संलयन जुड़ना। उनका दो प्राक केंद्र क्या, नरयुग्मक और मादा युग्मक। नरयुग्मक और मादा युग्मक, इनके प्राक केंद्रकों का संलयन, उनका जुड़ना कहलाता है निषेचन। तो पहले हम परिभाषा लेके चलते हैं। निषेचन, निषेचन में क्या क्या है, दो प्राक केंद्रक, नर केंद्रक और मादा केंद्रक। नर के क्या होते हैं, शुक्राणु, प्लस मादा के अंडाणु। ये इनके प्राक केंद्रकों का संलयन, इनके प्राक केंद्रक जो उनके न्यूक्लियस है उनका जुड़ना निषेचन कहलाता है। बात क्लियर हुई। दो प्राक केंद्रकों का संलयन, फ्यूज होना, जुड़ना, नर और मादा। अब निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में जो नेक्स्ट अवस्था आती है वो मैंने आपको बताई थी जब फर्स्ट में फर्टिलाइजेशन रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट किए थे, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, वहां से बताया था। पर फिर भी आप देख लीजिए, निषेचन हो चुका, नर और मादा युग्मक मिल चुके हैं। इसके बाद में क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनेगा, ये है नर युग्मक शुक्राणु और ये मादा युग्मक अंडाणु। इनके जो न्यूक्लियस है उनका जुड़ना, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इनका जुड़ना दोनों के न्यूक्लियस, यानी हम बोल सकते हैं इसे दो युग्मक जुड़ रहे हैं। दो युग्मकों के न्यूक्लियस हैं वो दोनों के दोनों जुड़ रहे हैं, वो बन जाता है द्विगुणित युग्मक। ये क्या बन गया, द्विगुणित युग्मक। अब ये द्विगुणित युग्मक बन गया, यानी इसमें दो युग्मक है, दो युग्मक बोले या दो केंद्रक हैं, उसे क्या बोल दिया हमने, द्विगुणित। या हम इसे बोल सकते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होता है जो न्यूक्लियस है उनका जुड़ना। साइटोगेमी है उनका साइटोप्लाज्म का भी फ्यूज होना। तो यहाँ पर उनके केंद्रक फ्यूज रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं द्विगुणित युग्मक या कैरियोगेमी। तो निषेचन के बाद में अवस्था आई जाइगोट। निषेचन की परिभाषा आपको क्लियर हुई। जाइगोट क्लियर हुआ। जाइगोट दो न्यूक्लियसों का या दो प्राक केंद्रकों का जुड़ना जो क्या हो जाते हैं, द्विगुणित। इससे पहले ये क्या थे, एक था, उसमें आधे गुणसूत्र थे, आधे आधे मिल गए दोनों को, एक जाइगोट बन गया, यानी दोनों में डबल हो गए गुणसूत्र, 23 दूनी 46। इससे पहले हम क्या पढ़ते आ रहे थे, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, उसमें हमने ये पढ़ा कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो आधी नर की और आधी मादा की दोनों जुड़ के क्या हो गई, द्विगुणित हो गया, वो क्या बन गया, वो जाइगोट। अब इसमें क्या होता है, विदलन। विदलन हम बोलते हैं क्लीवेज। ये एक समसूत्री विभाजन के द्वारा समान कोशिकाओं में टूटता है, बार बार विभाजन होता है, 16 सेल्स 32 सेल्स, ऐसे गुणात्मक वृद्धि होती है, तो हम उसे बोलते हैं क्लीवेज या बोल सकते हैं विदलन। ओके गाइज, विदलन किसे बोले हम, कि जाइगोट के बाद में जो अवस्था आती है जिसमें समसूत्री विभाजन होता है और वो डिवाइड होता जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं निषेचन कहाँ होता है। निषेचन होता है, निषेचन जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर से ये अंडाशय से फिब्री नामक संरचना, ये हो गया अंडाशय, ये अंडाशय। तो यहाँ पर इस स्थान पर एम्पुला, ये स्थान होता है एम्पुला। हम बोल सकते हैं या तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम है, घर का नाम क्या है इसका, अंडवाहिनी। क्या है, अंडवाहिनी। या इसके फैलोपियन ट्यूब का भी एक भाग है जिसे हम बोल सकते हैं एम्पुला। एम्पुला, इस भाग में होता है निषेचन। इस भाग में क्या होता है, निषेचन। तो बात आ जाए कि निषेचन का कौन सा स्थान है, या ऐसा कौन सा स्थान है अंडवाहिनी का जहां पर निषेचन होता है, तो हम बताएंगे एम्पुला। या डायरेक्ट पूछ ले निषेचन कौन से स्थान में, चार ऑप्शन देख रखे हैं, गर्भाशय, एम्पुला, या फिर योनि,
गर्भाशय से गिरवा तो आप उसमें एम्पुला करके आओगे। क्लियर। इसके बाद में हमने देखा विदलन हो चुका, फर्टिलाइजेशन के स्थान यानी निषेचन का स्थान कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में। अब हम देखते हैं निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार, निषेचन 3 प्रकार का होता है। वैसे हम 2 ही मोस्टली लेके चलते हैं, एक तो होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। पहला लेके चल रहे हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन ऐसा निषेचन जिसमें बॉडी के बाहर यानी मादा की शरीर के बाहर होता हो निषेचन। एग और अंडा और जो स्पर्म है दोनों के दोनों मादा की जो बॉडी है शरीर से उससे बाहर मिले। बाहर कहाँ मिल सकते हैं, या तो पानी में मिल सकते हैं, मोस्टली पानी में होता है ऐसे जीवों में, जो बाहर मिले शरीर से बाहर, ऐसा निषेचन जिसमें युग्मकों का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता हो उसे क्या बोल देंगे हम, बाह्य निषेचन। अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो बाह्य निषेचन करते हैं, तो उसमें आ जाएंगे इकाइनोडर्मेटा, एम्फीबियंस और कुछ फिशेज, कुछ मछलियाँ। एग्जाम्पल लिख देते हैं साथ के साथ में, कुछ मछलियाँ एम्फीबिया, एम्फीबिया उभयचर आ जाएंगे इसमें, और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ये कुछ जीव आएंगे जो जल में रहते हैं और अपने निषेचन के लिए क्या काम करते हैं, अपने एग और स्पर्म जल में ही डाल देते हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, बाह्य निषेचन। अब हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन। नंबर 2 आएगा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, आंतरिक निषेचन में जो प्राग केंद्रक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, उनका संलयन मादा की बॉडी के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर। ऐसा निषेचन जिसमें युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर हो, मादा शरीर के अंदर हो, उसे हम बोल देंगे आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन में आ जाएंगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। रेप्टिलिया रैंक कर चलते हैं, बर्ड्स जो उड़ते हैं और मैमल्स जो हम स्तनधारी हैं, उनमें कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। अब ये आंतरिक निषेचन के बेस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जीवों को। एक होता है अंडपरजक, अंडपरजक जो अंडे को जन्म देते हैं, और एक है सजीव परजक, सजीव परजक। सजीव परजक वे जीव आएंगे जो अपने समान जीव को जन्म दे, अंडपरजक वो अंडे को जन्म दे। अब अंडे को जन्म देने वाले आप विचार करके देखिए कौन कौन से अपने दैनिक एनवायरनमेंट में हम देखते हैं। जैसे बर्ड्स हो गया, उड़ते हैं पंछी हो गए, और रेप्टाइल रैंक कर चलते हैं, सांप हो गया जो रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं वो, और कुछ फिशेज हो गई। तो ये किसके अंदर आ जाएंगी, अंडपरजक के अंदर आ जाएंगी। इसी के साथ में सजीव परजक जो अपने समान बच्चे को जन्म दे। मैमल्स स्तनधारी में हम आ गए, सारे के सारे जो स्तनों से अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो वो कौन आ जाएंगे, सजीव परजक में। तो इसके एग्जाम्पल लिखना कोई वो नहीं है, आप बुक की हेल्प से या यहाँ पर देख के लिख सकते हो। अंडपरजक में बर्ड्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, सजीव परजक में मैमल्स आ जाएंगे। ओके, ये क्लियर हुआ आपको। अब आगे बात करते हैं हम कृत्रिम निषेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन या कृत्रिम निषेचन। ये तीसरा टाइप मानो या इसको नेक्स्ट टॉपिक मानो एक छोटा सा। तो ये है कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम शब्द लग रहा है तो कृत्रिम होगा आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम लग रहा है तो कृत्रिम है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अपने लेबोरेटरी में करवाएंगे ऐसी प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, इसमें पहले तो हम बात करते हैं वीर्य सेचन। कृत्रिम को उठाओ, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन होता है कि शुक्राणुओं को मुक्त करने की प्रक्रिया, शुक्राणुओं को मुक्त करने की प्रक्रिया मादा की योनि में, या बोल सकते हैं मादा की योनि में शुक्राणुओं को मुक्त करने की प्रक्रिया। ओके, वो क्या कहलाती है, वीर्य सेचन। अब बात आ जाए कृत्रिम वीर्य सेचन,
तो कृत्रिम वीर्य सेचन होता है आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करते हैं, एक वीर्य सेचन यानी शुक्राणु बैंक होता है जिसमें शुक्राणुओं को रख लिया जाता है कुछ समय के लिए और फिर बाद में उनको अंडे के साथ फ्यूज करके मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है कृत्रिम तरीके से, यानी लेबोरेटरी में करते हैं, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। तो पहला तो वह था कि वीर्य सेचन में आएगा कि मादा की योनि में शुक्राणुओं को पहुंचाने की प्रक्रिया या डालने की प्रक्रिया वीर्य सेचन। ओके, अब बात आती कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या होता है, जब मेल में या फीमेल में कुछ कमी हो जाती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए क्या इलाज है कि शुक्राणुओं को एक शुक्राणु बैंक में या सीमन बैंक में उनको स्टोर कर लिया जाता है और जब फर्टिलाइजेशन करवाना होता है तो लेबोरेटरी में फैलोपियन ट्यूब के समान एक परख नली होती है, उसमें उसको फर्टिलाइजेशन करवा के मादा गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिसे बोलते हैं हम कृत्रिम वीर्य सेचन। क्लियर हुआ है आपको? अब इसके बाद में हम देखते हैं निषेचन के पद। अब हम देखते हैं निषेचन के पद। निषेचन के 4 पद आएंगे। पहला पद आएगा शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना। पहला पद आ रहा है शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना। तो अंडाणुओं तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट में क्या करता है वीर्य सेचन होता है, या हम बोल सकते हैं वीर्य को स्खलित करते हैं मादा की योनि में। तो पहली प्रक्रिया में तो क्या करेंगे, वीर्य को स्खलित, जिसे बोल सकते हैं हम वीर्य सेचन। वीर्य सेचन कर लिए। तो अब इधर अपने को डायग्राम भी बनाना जरूरी है। ये देखो डायग्राम साफ सुंदर सा बनाना चाहिए आपको, क्योंकि ये बार बार ही यूज होता है। अब हम देखते हैं, जैसे ये अपनी अंडाशय हो गई, ये फिब्री नामक संरचना, और ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। अब हम देखते हैं वीर्य सेचन, पेनिस के द्वारा, सीसन के द्वारा शुक्राणुओं को मादा की गर्भाशय की गिरवा बोल सकते हैं, योनि में उनको पहुंचाना। योनि में यहाँ तक पहुंचा दिया, उसको बोल दिया हमने वीर्य सेचन। वीर्य सेचन के बाद में क्या होती है कि वीर्य सेचन में 300 से 400 मिलियन शुक्राणु, 300 से 400 मिलियन शुक्राणु स्खलित होते हैं और उसके 100 शुक्राणु ही निषेचन तक पहुंचते हैं। जो निषेचन है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, यहाँ तक 100 शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं। ये 300 से 400 मिलियन क्या होता है इनका, कुछ तो योनि के अम्लीय वातावरण के कारण नष्ट हो जाते हैं। योनि में अम्लीय वातावरण होता है, जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया जो एंटीजन है उनको नष्ट कर देती है ये, यानी अंदर प्रवेश ना करे, रोग कुछ ना पैदा कर सकें। तो यहाँ पर कुछ अम्लीय वातावरण होता है, तो अम्लीय वातावरण में क्या होता है, ये शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, कुछ शुक्राणु। और कुछ शुक्राणु क्या होता है, आपस में खा लिए जाते हैं, एक शुक्राणु दूसरे शुक्राणु को खा जाता है। कुछ शुक्राणु टकराकर दीवारों से, गर्भाशय की भित्ति से टकराकर, और कुछ शुक्राणुओं का क्या होता है, गर्भाशय में कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं। जैसे ये गर्भाशय है, तो इसमें ये कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं, यहाँ पर ये कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं ऐसे ऐसे, तो वहां पर कुछ शुक्राणु टकरा के और नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बार वीर्य सेचन में 300 से 400 मिलियन शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं, पर उसके 100% शुक्राणु ही निषेचन तक पहुंचते हैं, यानी 100 शुक्राणु ही निषेचन तक पहुंचते हैं। 100% नहीं कह सकते हम, 100 शुक्राणु ही निषेचन तक पहुंच सकते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। मैंने बताया या तो कृत्रिम अम्लीय वातावरण के कारण, या उसमें मूवमेंट हो रही है गर्भाशय में, कर्मानुकुंचन गतियां उनके कारण, या कुछ आपस में खा लिए जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, जो शुक्राणु है वो अपने ही जाति के अंडाणु को निषेचित कर पाता है। इसको हम बोल सकते हैं
इसको हम बोलते हैं योग्यतार्जन या हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन हमने किसे बोला? कैपेसिटेशन हम बोलते हैं अपने ही जाति के शुक्राणु द्वारा अपने ही जाति के अंडाणु को अपने ही जाति के शुक्राणु द्वारा अपने ही जाति के अंडाणु को निषेचित करना कहलाता है कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन। तो वीर्य सेचन हुआ, वीर्य सेचन के बाद में ये जैसे एग है और ये है स्पर्म, तो अपने ही जाति के एग को स्पर्म फ्यूज कर रहा है या जुड़ रहा है, निषेचित कर रहा है, इसे हम बोल सकते हैं योग्यतार्जन। तो पहला वाला पद था शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, इसमें हमने क्या क्या देखा? एक तो वीर्य सेचन, एक शुक्राणु का कितना मात्रा में स्खलित होते हैं एक बार में, और एक योग्यतार्जन, ये हमने देख लिए। अब हम देखते हैं भाई शुक्राणु मादा की योनि में हमने पहुंचा दिए या स्खलित हुए, उसके बाद में ये 5 से 6 घंटे लगते हैं इन्हें इस प्रक्रिया में, ये निषेचन की प्रक्रिया है, ये करने में इसे लगते हैं 5 से 6 घंटे। तो ये भी अपने को याद रखना है, 5 से 6 घंटे। अब इस प्रकार से आपका पहला पद कंप्लीट होता है। दूसरा पद आता है, दूसरा पद आएगा शुक्राणु का प्रवेश। शुक्राणु किसके अंदर प्रवेश करेगा? अंडाणु के अंदर। शुक्राणु का प्रवेश, शुक्राणु प्रवेश करेगा अंडाणु के अंदर। जैसे ये अंडाणु है और ये है शुक्राणु, तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है? फ्यूज हो गया, ये निषेचन हो गया, इनका जुड़ना तो क्या हो गया? निषेचन। अब ये जुड़ने से काम नहीं चलेगा, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। ये प्रवेश करेगा, कैसे करेगा? देखिए अंडाणु की स्ट्रक्चर हमने देखी, जैसे अंडाणु है, सेकेंडरी ओसाइट है, उसके चारों ओर थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना ये लेयर पाई जा रही थी। साथ में ये पाई थी जोना पेलुसिडा, एक कठोर पारदर्शी आवरण, मोटा पारदर्शी आवरण, और इसके चारों ओर ये पाया जा रहा था कोरोना रेडिएटा, ये चारों ओर कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा। तो ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। अब निषेचन में क्या होता है? ये शुक्राणु है, जैसे ये शुक्राणु है, हमने देखा ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका एक्रोसोम पार्ट हो गया, ये इसकी गिरवा हो गई, ये इसका मिड पीस, और ये इसकी टेल हो गई। अब ये शुक्राणु फास्टली मूवमेंट करता हुआ आएगा और इसके आके चिपक जाएगा, इसके आके चिपक जाएगा, इसके साथ में अटैच हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या बोल सकते हैं इसे? एंटी फर्टिलाइजिंग। तो दूसरे में शुक्राणु का प्रवेश, इसमें पहली प्रक्रिया क्या होगी? एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है कि कैपेसिटेशन रिएक्शन, कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन। योग्यतार्जन में क्या होता है? अपनी जाति के शुक्राणु अपनी जाति के अंडाणु को निषेचित करते हैं। इसके बाद में हो रहा है एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग में अपनी जाति के शुक्राणु उसमें चिपक जाते हैं, और ये क्या करते हैं? चिपकने के बाद में कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल कहाँ होंगे? ये इसका कौन सा पार्ट है? एक्रोसोम। ये इसका एक्रोसोम पार्ट, जिसे हम बोल सकते हैं शीर्ष, शीर्ष बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम इसके चिपकेगा, ये चिपक गया एक्रोसोम, और ये इसको क्या कर देगा? गला देगा, इस भित्ति को गला देगा या पिघला देगा। गला देगा या बोल सकते हैं हम पिघला देता है एक्रोसोम पार्ट, जो उसके शीर्ष में होता है शुक्राणु के में। पहले एंटी फर्टिलाइजिंग हुआ, वो चिपक गए दोनों। अब क्या होता है कि शुक्राणु जब अंडाणु के पास में आता है तो उसके जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटर दोनों आवरण को पिघला देता है उसके साथ में अटैच होकर, क्योंकि एक्रोसोम है वो लाइसिस की प्रक्रिया करता है। लाइसिस बोल सकते हैं हम, विघटन की प्रक्रिया करता है, तभी तो अंदर जाएगा उस भित्ति को गोल के। और शुक्राणु क्या करता है? अपना जो ये क्या बोल सकते हैं इसे हम, डीएनए, आरएनए या जेनेटिक मटेरियल, या बोल सकते हैं हम न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर एंटर कर देगा। इधर तो एग का न्यूक्लियस है और इधर स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया। अब ये क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो ये निषेचन जिसमें क्या क्या हुआ? एंटी फर्टिलाइजिंग उसको चिपकाया, उसके बाद में एक्रोसोम पार्ट है शुक्राणु को, उसको गला दिया,
एग की जो लेयर्स है जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिटा, ये कोरोना रेडिटा ये जोना पेलुसिडा दोनों को गला के जो शुक्राणु है अंदर एंटर कर जाएगा और अपना न्यूक्लियस पार्ट है उसके अंदर एंटर करवा देगा। अब तीसरी स्टेप में होता है वलकुटी अभिक्रिया। वलकुटी अभिक्रिया, अब हम देखते हैं वलकुटी अभिक्रिया है, ये एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो पॉलीस्पर्मी बोल सकते हम, या बोल सकते हैं जो अपने क्लोन होते हैं उनको बनने से रोकती है। क्लोन बोल सकते हैं, अपने जोड़े जुड़वा होते हैं उनको बनने से रोकती है। अब देखिए वलकुटी अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे ये एग है और ये स्पर्म आया, इसके साथ फ्यूज हुआ, एंटी फर्टिलाइजिंग हुआ और इसको पिघलाकर अंदर एंटर कर गया और अपना काम स्टार्ट कर देगा। इसमें अगर दूसरा शुक्राणु आ रहा है, ये दूसरा शुक्राणु ये भी इसके साथ में आएगा, फ्यूज होगा और ये भी अंदर एंटर करने की प्रवेश करेगा, एंटर करने का प्रक्रिया को शुरू करेगा। इससे पहले इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं इसके लेयर पर। ये प्रोटीन कब रिलीज होंगे, जो पहला शुक्राणु है, जो फर्स्ट शुक्राणु है इसके अंदर एंटर कर जाएगा, वो इसको पिघला के एंटर करेगा, इसके साथ में यहाँ पर कुछ लेयर्स बन जाती हैं और इसकी जो सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है इसको डीपोलराइजिंग और रीपोलराइजिंग, डीपोलराइजिंग क्या होता है, इसको आयनित कर देती हैं, इसको आयनित कर देती हैं, या इसको एक हम बोल सकते हैं इसको क्लोज कर देती हैं आगे के लिए, ताकि दूसरा जो शुक्राणु आए इसको दोबारा से फर्टिलाइजिंग नहीं कर सके, दोबारा से निषेचित नहीं कर सके। तो वलकुटी अभिक्रिया में क्या हुआ, एक शुक्राणु आएगा, एक ही शुक्राणु आएगा और एक ही अंडाणु को निषेचित करेगा। पर जब दूसरा शुक्राणु आ रहा है उसके लिए जो पहला शुक्राणु आया था कुछ प्रोटीन का आवरण, या हम बोल सकते हैं उसको डीपोलराइजिंग कर जाएगा, जिससे दूसरा शुक्राणु उसके अंदर एंटर नहीं कर सके। दूसरा शुक्राणु एंटर करेगा तो दो जाइगोट का निर्माण होगा, अपने क्लोन बढ़ेंगे या और कुछ डिजीज भी हो सकती है। तो इसके लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, वलकुटी अभिक्रिया। और वलकुटी अभिक्रिया में साथ साथ क्या होता है, अंडे की सतह पर निषेचन शंकु का निर्माण वलकुटी अभिक्रिया में हो रहा है, निषेचन शंकु का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या क्या हो रहा है, प्रोटीन संश्लेषण की दर हो रही है, प्रोटीन संश्लेषण की दर है वो बढ़ रही है, बढ़ेगी। समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाएगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा जब भी तो उसमें क्लीवेज होगा, अपने समान सेल्स में बार बार डिवाइड हो गए, कोशिका द्रव की गति बढ़ जाएगी, कोशिका द्रव की गति बढ़ जाएगी, कोशिका द्रव की गति बढ़ जाएगी। और इस साथ में क्या होता है, जो विटेलाइन झिल्ली है वो बढ़कर, विटेलाइन झिल्ली है वो बढ़कर निषेचन कला का निर्माण करती है। ये 4-5 प्रक्रियाएं होती हैं वलकुटी अभिक्रिया में। अब इसके बाद में होता है प्राक केंद्रकों का संलयन, प्राक केंद्रकों का संलयन, ये 4th स्टेप हो जाएगा। आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 4 नंबर का स्टेप हो जाएगा प्राक केंद्रकों का संलयन। प्राक केंद्र क्या होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस, 4th नंबर पे प्राक केंद्रकों का संलयन। प्राक केंद्रकों का संलयन, जैसे एग है तो एग का ये न्यूक्लियस हो गया और साथ में जो स्पर्म आया था, शुक्राणु आया था, उसका न्यूक्लियस हो गया, दोनों के दोनों फ्यूज हो जाएंगे और ये बन जाएगा जाइगोट। ये क्या बन जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर ये एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी, डबल न्यूक्लियस, यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर कैरियोगेमी हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, जैसे एक शुक्राणु आया, ये शुक्राणु आया, इसके साथ में अटैच हुआ, इसकी जो बाहरी आवरण उसको गलाया, इसके साथ में अटैच होकर ये शुक्राणु 180 डिग्री पर घूम जाएगा। ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु का मध्य भाग वो 180 डिग्री पर घूम जाएगा, तो आधा कट के जो टैल वाला पार्ट है तो नष्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जो अंदर वाला जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला गया ये। तो ये एक हम बोल सकते हैं दो केंद्रक, या हम बोल सकते हैं द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद में इसमें जो शुक्राणु है वो लाया गया तारकाय भी लेके आता है, उसमें वो समसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है, बार बार समसूत्री विभाजन होता है। इसी के साथ में इसमें क्या होता है कि कभी कभी बार मैंने बताया था, जैसे ये एग है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है,
तो एक तो बनता है प्राथमिक ध्रुव का है, इसके बाद में फिर निषेचन होता है, तो फिर बनता है एक द्वितीयक ध्रुव का है। प्राथमिक ध्रुव का है, द्वितीयक ध्रुव का है, ये दोनों के दोनों नष्ट हो जाते हैं। और ये नष्ट कब होंगे, कई कई जातियों में क्या होता है, जैसे निषेचन होने के बाद बनते हैं प्राथमिक और द्वितीयक ध्रुव का है, कभी कभी क्या होते हैं पहले बन जाते हैं। तो निषेचन होने के बाद बनते हैं प्राथमिक और द्वितीयक ध्रुव का है। इस प्रकार से निषेचन की पद कंप्लीट, फिर जाइगोट और उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। तो पहले निषेचन में हमने क्या बताया, एग और स्पर्म दोनों का फ्यूज, उनके पराग केंद्रों का जुड़ना, निषेचन। निषेचन के बाद में दोनों के न्यूक्लियस द्विगुणित न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसे जाइगोट। जाइगोट के बाद में उसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम बोल देंगे क्लीवेज, विदलन। क्या बोल देंगे, विदलन। अब विदलन के बाद इसमें बार बार 16 कोशिका 32 कोशिका, और वो जो मोरुल अवस्था आएगी उसके बाद में वो उसमें गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की इस भित्ति में सेट हो जाएगा। इसके बाद में हम बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन, और बच्चे का 2 मंथ 4 मंथ सप्ताह में ऐसे 9 मंथ तक उसका विकास होता रह जाएगा, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। ये प्रक्रियाएं स्टार्ट रहेंगी। अब निषेचन के पद बताए, वो निषेचन के प्रकार, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, ये मैंने बताया। निषेचन के जो पद हैं वो पहला हमने देखा, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु यहाँ पर आएंगे, अंडाणु तक पहुंचे। इसके बाद में क्या होगा, शुक्राणु देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर वीर्य सेचन हुआ, इसके बाद में शुक्राणु मूवमेंट करेंगे, ये शुक्राणु मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं, और फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी है, उसके एम्पुला भाग में यहाँ पर 2 या 4 शुक्राणु यहाँ पहुंचकर इसको निषेचित कर देंगे, बाकी शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मानव में जो शुक्र जनन है उसमें बहुत सारे शुक्राणु बनते हैं, यानी एक सेल से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा में एक सेल से, एक अंडजन कोशिका से 1 अंडाणु का निर्माण होता है। पर जो निषेचन है हमारा, उसमें 1 शुक्राणु यूज होता है, जो निषेचन होता है उसमें 1 शुक्राणु यूज होता है, बाकी सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ये एक योग्यतार्जन प्रक्रिया है जिसमें अपनी ही जाति के शुक्राणु और अपनी ही जाति के अंडाणु मिलते हैं। इसके बाद में दूसरा स्टेप है वल्कुटीय विक्रिया। वल्कुटीय विक्रिया से पहले आ रहा है शुक्राणुओं का प्रवेश। शुक्राणु प्रवेश करेगा एंटी फर्टिलाइजिंग, उसकी कोरोनरी रेडिएटा जोना पेलुसिडा उसको गला देगा, उसके बाद में अंदर एंटर कर जाएगा। वल्कुटीय विक्रिया, वल्कुटीय विक्रिया में दोनों के दोनों फ्यूज होकर न्यूक्लियस मिलेंगे, और दूसरा स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज दोबारा से न कर सके, इसके लिए क्या होता है उसमें वल्कुटीय विक्रिया, जो उसकी जो बाहरी आवरण है निषेचन कला उसको बदल देती है, उसमें डीपोलिटाइजेशन होता है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से कई प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब चौथा स्टेप आ रहा है प्राग केंद्रों का संलयन, 2 न्यूक्लियस उनका जुड़ना, दोनों न्यूक्लियस जुड़ेंगे, स्पर्माइस के साथ अटैच हुआ और वो 180 डिग्री पर मूवमेंट कर जाएगा, उसका न्यूक्लियस पार्ट तो अंदर, जो बाकी पार्ट है टेल वाला वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोनों के दोनों फ्यूज हो गए, विदलन हो गया, उसमें आगे की प्रावस्थाएं स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम देख सकते हैं निषेचन का महत्व। अब हम देखेंगे निषेचन का क्या महत्व है। निषेचन का महत्व, निषेचन का महत्व ये है कि जैसे एक ये एग है और इधर ही स्पर्म है, दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग है। तो पहला महत्व क्या हुआ, इसके कुछ आनुवांशिक पदार्थ भी आ रहे हैं और इसके भी, नर के भी मादा के भी दोनों आनुवांशिक पदार्थ आ रहे हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न होंगी, विभिन्नताएं। तो तभी हम कह सकते हैं कि हम दोनों के दोनों, जैसे 2 भाई हैं तो दोनों के दोनों भाइयों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उसमें विभिन्नताएं आती हैं, कुछ स्पर्म में कुछ अंडाणु में आनुवांशिक अपने लक्षण है वो आते हैं, जिससे हमने विभिन्नताएं आती हैं, नई जातियों का विकास होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें 46 गुणसूत्री बन जाते दोबारा से कितने बन जाते, 46 गुणसूत्र, क्योंकि जैसे शुक्र जनन अंड जनन हो रहा था उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और उसके बाद में जाइगोट बनता है तो वो क्यों 46 हो जाती है। तो एक क्रम बार बार चलता आ रहा है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण कर सकते हैं एक्स और वाई। एक्स किसके लिए, मादा के लिए, और वाई नर के लिए। लिंग निर्धारण इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण होता है निषेचन, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में निषेचन कला का निर्माण होता है, जैसे एग है, इसके चारों ओर एक स्पर्म फ्यूज होगा, उसके बाद में चारों ओर एक लेयर बन जाएगी, जिसे बोल सकते हैं निषेचन कला।
अगर निषेचन नहीं होगा, ऐसे निषेचन नहीं होगा तो बहुत सारे स्पर्म आएंगे और उसके साथ फ्यूज होते जाएंगे और पोली स्पर्म बहुत सारे जाइगोट बन जाएंगे। तो इसके लिए क्या बन जाता है, निषेचन कला, यानी एक से ज़्यादा बार निषेचन ना हो सके। इसी के साथ में आ रहा है इसमें उद्विकास में सहायक। उद्विकास में नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। उद्विकास, उद्विकास में क्या होता है, नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, कुछ नर से कुछ मादा से। इस प्रकार दोनों के जो लक्षण है वो नेक्स्ट पीढ़ी में आते हैं, फिर उसके लक्षण नेक्स्ट पीढ़ी में जाते हैं। अब हम ये एक बात ये कह सकते हैं कि अंडे की पूर्ण परिपक्वन के लिए उद्दीपित करता है। पूर्ण परिपक्वन बोल सकते हैं, जैसे पहले अंडे में समसूत्री विभाजन, जैसे 3 प्रावस्थाएं आती हैं, गुणन, वृद्धि, परिपक्वन। तो परिपक्वन स्टेज में जैसे पोलर बॉडी बनती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होके रह जाता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होके रह जाता है। जब निषेचन होता है तो फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। ये तो इस एग और ये स्पर्म का न्यूक्लियस आ जाएगा और पोलर बॉडी से अलग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अंडे का परिपक्वन के लिए इंपॉर्टेंट है। निषेचन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन है वो आपको देखने आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हैं। आप लाइक किया करें डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ कोई स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल का नाम है बायोलॉजी 12th KK, वो डाल के आप चैनल का नाम ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी लाभ मिले। ओके गाइज।